हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल्स, राइट। तो हड़प्पा के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। तो इससे पहले हमने उनके ट्रेडिंग और व्यापार के बारे में जो है समझ लिया था अच्छी तरीके से। तो आज हम उनकी सोशल लाइफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि उनमें डिफरेंसेस क्या थे। मतलब ये कैसे पता चला कि एक्सकवेशंस के दौरान जो भी स्केलेटन्स मिले, जो भी डेड बॉडीज मतलब ब्यूराइल्स मिले उनको अंदर जमीन के अंदर दबे हुए, तो उनसे कैसे पता चला कि कौन रिच है, कौन पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, कौन रिच फैमिली से बिलोंग करता था। तो इसका एक जीता जाता प्रमाण जो है वो उनको मिलता है कैसे, ब्यूराइल्स के थ्रू, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा के लोग जो भी उनके कोई भी रिलेटिव होता था तो जिनकी डेथ हो जाती थी तो गड्ढा खोद करके उनको दफना दिया करते थे, मतलब जलाते नहीं थे, उनको दबा दिया करते थे। तो इसमें बताया गया है कि इन सम इंस्टेंस द होलोड स्पेस। अब कुछ हमें ब्यूराइल्स पर, मतलब कुछ हमें डेड बॉडीज के ऊपर, जैसे वो नहीं होता कि अपने किसी रिलेटिव की जहां पर दाह संस्कार किया है तो उसका एक मेमोरेबल प्लेस बना देते हैं। तो कुछ ब्यूराइल्स के साथ हमें ऐसा मिला कि कुछ पकी हुई ईंटों से कुछ ऐसा उसमें ट्राइंगल शेप में कुछ बना दिया करते थे जिसको मेगालिथ्स कहा जाता है, राइट। तो क्या होता था, ये हालांकि ये सारे लोग नहीं करते थे, जो लोग रिच होते थे और जो थोड़ा सा मैंने कहा ना कि सोशल डिफरेंसेस दोनों में कैसे हुए, तो इस तरीके से हुए कि कुछ लोगों के साथ में, कुछ लोगों की डेड बॉडीज पर ये इस तरह के साक्ष्य देखे गए, इस तरह के एविडेंस पाए गए हैं, जबकि सबके साथ ऐसा नहीं पाया गया है। तो बाकी इसमें बताया जाता है कि कुछ ब्यूराइल्स के पास में जैसे कि मिट्टी के बर्तन रखे हुए पाए गए, कुछ में जो है वो ज्वेलरी, बीड्स, ये जो मन के भी होते हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है, तो वो उनके साथ भी पाए गए। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी साधारण लोग, ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उनके साथ में मिट्टी के बर्तन जो नॉर्मली ऑर्डिनरी जो लोग यूज किया करते थे वो तो उनके साथ मिले, और जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे तो उनका क्या होता था कि ज्वेलरी पहने हुए ही उनको दफना दिया जाता था। तो ऐसा कैटेगराइज करने पर पता चला कि ये जो है वो उनकी सोशल कैटेगरी से पता चला कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, ये ऑर्डिनरी थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, तो ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। साथ साथ में ये हड़प्पा के लोग मानते थे कि आफ्टर लाइफ जो है, मतलब आफ्टर डेथ भी जो है वो लाइफ होती है। तो उनको आगे चल करके भगवान के घर जा रहे हैं तो भाई उनको बीच में भूख प्यास लगेगी, ठीक है, और थोड़ा सा बेकअप वेकअप करके थोड़ा ठीक ठाक से बन के जाना पड़ेगा, भगवान के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो उससे क्या होता था कि कई बहुत ही रेयर केस ऐसा मिला है जिनके साथ में कॉपर मिरर्स मिले हैं। तो पहले ऐसे मिरर नहीं होते थे जैसे आज के टाइम में हम यूज करते हैं। तो कॉपर मिरर में जैसे बचपन में क्या होता था कि जो प्लेट वगैरह होती है हमारी, ठीक है, खाना खाने वाली, तो उसमें हम अपने तरह तरह के मुंह फेसेस बनाकर देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही आज की तरह से मिरर तो होते नहीं थे, तो इस तरह से कॉपर मिरर होते थे, उनमें देख करके और जो है अपना मेकअप वगैरह, श्रृंगार वगैरह किया करते थे। कुछ ब्यूराइल्स के साथ में इस तरह का कॉपर मिरर भी मिला है, ठीक है ना। उसके बाद ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन ब्यूराइल्स इन बोथ मैन एंड वुमेन। अब जो ज्वेलरी पहने हुए डेड बॉडीज के साथ में जो मिले हुए एक्सिबिशंस के दौरान जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि दोनों ही ज्वेलरी पहनने के बहुत शौकीन थे, मैन और वुमेन दोनों ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे की कहानी पर चलते हैं ब्यूराइल्स के। सम ग्रेव्स कंटेन द पोट्री ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेट बिलीव दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। अब किसी के साथ में कुछ भी उन्होंने एक्सवाइजेड, कुछ भी बर्तन है, ज्वेलरी है, कुछ भी प्रेशियस स्टोन, मतलब कुछ भी एक्सवाइजेड उन्होंने उनके साथ में दफनाया है, तो उनका मानना ये था कि आगे चलकर उनके ये काम आएगा। कई बार तो ऐसे भी होता था कि डॉग को ही वो जो है उसके साथ में, डेड बॉडी के साथ में दफना दिया करते थे। अकेला जा रहा है, कम से कम इसको किसी साथी की जरूरत होगी, तो फिर उनको भी दफना दिया करते थे। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन ब्यूराइल्स बोथ मैन और वुमेन, ये मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। अब एक यहाँ पर बताया गया है कि एक ब्यूराइल्स ऐसा मिला है, मतलब एक पिट में, एक गड्ढे में ऐसे भी दबे हुए कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें मैन और वुमेन दोनों को एक साथ दफनाया गया है। हो सकता है भाई बहन हो, कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, नहीं पता क्या थे, लेकिन ये दोनों की जो डेड बॉडी है वो एक साथ मिली है, राइट, स्केलेटन। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे की, राइट। तो ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस, कुछ हमें इस डिफरेंसेस का इससे भी पता चलता है कि कुछ ब्यूराइल्स के साथ में कुछ कॉस्टली यानी कि कुछ महंगे आइटम उनके साथ दबे हुए मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिनेंस की बात होती है, फिनेंस की बात होती है। अब ये फिनेंस क्या चीज होती है, बहुत ही बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि ये तो पता है कि फिनेंस जो है वो एक पॉट को बोलते हैं, एक मिट्टी को बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस हार्ड होने की वजह से ये कॉस्टली होता था।
तो इसका प्रोसेस कैसे किया जाता था, जो सॉइल होती थी ना उसमें उसके अंदर ना गम को मिक्स किया जाता था, सिलिका को और गम को दोनों को मिक्स किया जाता था। फिर अच्छी तरह से उसको मिक्स करने के बाद फिर उसका पॉट बनाया करते थे। सन ड्राइड करने के बाद जब वो पॉट सूख जाता था, ड्राई हो जाता था, तो उसमें अलग ही चमक होती थी, जिससे कि लोग क्या करते थे कि भाई उसको खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन कॉस्टली होने की वजह से सारे लोग इसे परचेज नहीं कर पाते थे, राइट। तो जो भी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वही जिनके पास पैसा होता था, तो वही लोग इनको यूज किया करते थे अपने घरों में भी, और इनके बुराइल्स के साथ में भी इस तरह के जो है एविडेंसेस मिले हैं, राइट। तो अनदर स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस टू स्टडी द आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, चीजें जो भी उनके साथ में मिली हैं। तो विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाइड यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। अब ये इस तरह के जो आइटम होते थे इनको लग्जरियस आइटम कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होते थे और हर कोई नॉर्मल जो पीपल, ऑर्डिनरी पीपल होते थे, इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, राइट। तो इसे बताया गया है कि दीज इंक्लूड द क्वांस, ठीक है, पॉटरी, नीडल्स, फ्रेश रबर्स, मतलब फ्रेश रबर्स का मतलब होता है जो बेदिंग हमारा वो नहीं होता, स्क्रब होता है ना, तो वो भी यूज़ किया करते थे। नॉर्मल पीपल इसको यूज़ नहीं किया करते थे, जैसे नीडल्स हो गई, आपके फ्रेश रबर्स हो गए, राइट, पॉटरी हो गई, क्वांस हो गए। क्वांस क्या होता है, एक तरह का ना पत्थर होता है, जैसे वो घरों में जैसे वो सिलवट्टा होता है, या घरों में कोई चक्की वगैरह होती थी ना, पत्थर की चक्की होती थी, तो उस तरह का कोई स्टोन होता था, राइट। तो एंड यूजुअली फाउंड द डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कैटेगरीज में ये मिला हुआ है, ताकि उसे ये कैटेगराइज किया जा सके कि ये लोग पुअर थे और ये लोग रिच थे, राइट। तो जिनके साथ में भी महंगे महंगे आइटम मिले हैं, कॉस्टली आइटम मिले हैं, तो उनसे पता चलता है कि ये लोग रिच फैमिली से बिलोंग किया करते थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट वर लग्जरी इफ दे आर मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विद द कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। मैंने कहा ना कि फाइनेंस को बनाने की एक टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती थी, कि किस तरह से मेहनत ज़्यादा लगती थी, इसीलिए वो कॉस्टली था, राइट। तो इसमें वही प्रोसेस बताया गया है सारा कि किस तरह से इसको बनाया जाता था। और ये क्या होता है, ये क्वांस होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, क्वांस बताया था ना। तो इस तरह का ये पत्थर होता है, जिससे कि वो जैसे वो सिलवट्टा नहीं होता, अभी मैंने बताया ना कि आपको सिलवट्टा या फिर वो जो चक्की चलाते थे उस तरह का ग्राइंड करने के लिए, उनको व्हीट को ग्राइंड करने के लिए, तो इस तरह का ये क्वांस होता था, राइट। अब क्या करते हैं, आगे की बात पर चलते हैं। तो आगे क्या कहता है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब बात यहाँ पर लागू होती है कि इससे पहले हमने उनके ट्रेडिंग रिलेशंस के बारे में पढ़ा, तो साथ में ट्रेडिंग रिलेशन तो ठीक है, दूर दूर के देशों के साथ भी हुआ करते थे। लोकल में ये कैसे अपने आप में ट्रेड किया करते थे, किस तरह से उनका उस ट्रेड के पर्सपेक्टिव से उनका जो सोशल एक वो था, ट्रैकिंग था, या सोशल कैटेगरीज थी, वो किन किन कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चन्हू दारो इज अ टाइनी सेटलमेंट एक्सक्लूसिव और डिवोटेड टू द क्राफ्ट। अब ये चन्हू दारो जो है वो एक बहुत ही फेमस, हड़प्पा की बहुत ही फेमस साइट थी, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ऐसा नहीं है कि इसी में होता था, बाकी किसी भी साइट पर नहीं पाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो चन्हू दारो है उसी में ही क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो इसमें किस किस तरह का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, इसमें इंक्लूडिंग क्या क्या होते थे, बीड्स मेकिंग का काम किया जाता था, शेल कटिंग का, मेटल वर्किंग का, सील्स मेकिंग का एंड वेट मेकिंग का, राइट। तो ये सारा काम किस में होता था, चन्हू दारो में किया जाता था। द वेराइटी ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द बीड्स रिमार्केबल, राइट। तो जो भी उनके मटेरियल्स वगैरह यूज होते थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे। नेक्स्ट आता है कि टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब जो इनकी टेक्निक्स होती थी, जैसे मान लो ये पूरे की पूरी एक माला बनानी है उनको, ठीक है, तो क्या होता था, कहीं कहीं पर मतलब एक उसको काम को करने में काफी सारे लोग इंक्लूड हुआ करते थे, राइट। अब जैसे उनको बीड्स, ये जो है बीड्स मेकिंग का काम किया जाता था, तो कोई सबसे पहले उसका कोई मन का बनाएगा, रफ मटेरियल बनाएगा उनका, फिर कोई कहीं दूसरे पर्सन के पास जाएगा, उसमें ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए जाएगा, फिर तीसरे पर्सन के पास जाएगा कि वो उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, जो भी उनके पास टूल होंगे, राइट। चौथे के पास जाएगा, वो क्या करेगा, उस पर जो भी होल हुआ है या फिर जो भी उसके ऊपर कवर लगाना है किसी मेटल्स का, तो वो मेटल का काम करेगा। फिर नेक्स्ट के पास जाएगा, फिर वो उसको फाइनल टच देगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर कस्टमर उसको खरीदेंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक काम को करने में काफ़ी सारे लोग जो है इंक्लूड होते थे, और इस तरीके से ये जो है मार्केट उनकी चलती थी। और जो भी जिस भी तरह की मार्केटिंग किया करता था, फॉर एग्जाम्पल सेल परचेजिंग का काम होता था, तो कोई आज के टाइम में भी तो ऐसे होता है ना कि अब मान लीजिए किसी की शॉप है, अब शॉप वो अपने तरीके से जो है वो सेल परचेजिंग का काम करेगा, तो उसके हिसाब से जो भी ऑर्डिनरी पीपल होते थे
तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को खरीदते थे, क्योंकि लाइफ उनकी वैसी ही थी, बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं उनके पास में। तो वो क्या करते थे, और जो उनके कहते हैं ना कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी की हमारी चादर होती है, तो वो लोग उतना ही परचेज किया करते थे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, राइट। और जो अमीर लोग होते थे तो वो अपना लग्जरियस आइटम जो है ये वो करके उसको परचेज कर लिया करते थे। सो नूडल्स वर द चिप्ड इनटू द रफ शेप एंड फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म। ठीक है, अभी ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया। स्पेशलाइज्ड ड्रिल, तो सबसे ज्यादा ड्रिलिंग का काम कहां पर होता था, लोथल में किया जाता था। देखो ड्रिलिंग क्या होती है, जो उस मनके में छेद करने का काम होता है, मतलब उसमें होल में उसको ड्रिल करने का काम होता है मोती में, बीड्स में। स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड एट द चन्हू-दारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। तो चन्हू-दारो में ड्रिलिंग का काम होता था, लोथल में भी और धोलावीरा में भी, राइट। नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल्स ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द बैंगल्स, लेडर्स एंड इनले। तो इसमें भी नागेश्वर और बालाकोट में भी इस तरह के ये भी एक स्पेशलाइज्ड सेंटर थे, वहां पर भी मनके बनाने का काम किया जाता था। तो अलग अलग तरीके के काम जो है वो अलग अलग साइट्स पर किए जाते थे। अब क्या करते हैं हम, अब थोड़ा सा देखते हैं कि फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड एट द चन्हू-दारो, लोथल और ये आपका धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट। तो अभी मैं इस मैप के थ्रू आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैप के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अगर मैप का क्वेश्चन भी आए इस चैप्टर से, वैसे तो 101% आपका इसमें से चैप्टर में से मैप का क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इसमें से 2 मार्क्स के तो आपके मैप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पर है। तो ये रहा नागेश्वर, ठीक है, ये रहा नागेश्वर आपका यहाँ पे, ठीक है। बालाकोट कहां पर है, यहाँ पर है, राइट। तो यहां पर देखा हमने कि नागेश्वर बालाकोट में क्या होता था, वो भी एक स्पेशलाइज्ड सेंटर थे किसके, बीड्स मेकिंग, क्राफ्ट प्रोडक्शन के। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर हड़प्पा है पाकिस्तान में है, कालीबंगा कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, ठीक है। और उसके बाद मोहनजोदारो, कोटजी, राइट, और ये आपका चन्हू-दारो हो गया, ये पाकिस्तान साइड में, धोलावीरा गुजरात में हो गया, लोथल भी गुजरात में हो गया, बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये हरियाणा में। तो ये मैप का क्वेश्चन जरूर से करके जाइएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन 101% बनेंगे। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की कहानी क्या कहती है, फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन में टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब ये जो अलग अलग पर्सन के पास में एक बीड को बनाने में कितने लोग इंक्लूड होते थे, तो ये अलग अलग पर्सन के पास में उसी तरह का काम किया जाता था। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दूं कि शर्ट बनाने का काम किया जाता है, ठीक है, एक शर्ट बनानी है। अब कहीं से फार्मर्स के यहाँ से पहले कॉटन को लाया जाएगा, फिर कॉटन को स्पिन किया जाएगा, स्पिन करके फिर उसका यान बनाया जाएगा, यान बना करके फिर उसका कपड़ा बनाया जाएगा, कपड़ा बना करके फिर उसको डाई किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, फिर तब जाकर वो टेलर के पास जाएगा, फिर उसको स्टिच करेगा, फिर मार्केट में आएगा, है ना। मतलब एक शर्ट बनाने में कितने सारे लोग इंक्लूड हुए। तो ऐसे ही जब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसमें काफी सारे लोग जो है वो इंक्लूड होते थे, राइट। अब हम क्या करेंगे कि सेटेटाइट एक बहुत ही, या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। देखो अगर मेरी बात सुनो, कोई टीचर अगर आपको ये कहता है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अपनी भी बात कर रही हूँ और बाकी टीचर्स की भी, कोई भी टीचर चाहे आपके स्कूल में है, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो उसको ये अंदाजा होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए जब भी कोई टीचर बताता है कि यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुना करो, समझा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है ना। और कहीं नोट बनाते हो तो नोट्स भी बना लेना। तो सेटेटाइट क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है। सेटेटाइट इज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन, एक बहुत ही कोमल पत्थर होता है, ठीक है, ताकि जिसमें जो है बहुत ही एक कहते हैं ना स्किल्ड पर्सन ही उस पर काम कर पाता है। कि अगर किसी को मान लीजिए नहीं आता है काम, और फिर वो सेटेटाइट से, बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है ये, और उस पर काम करे, तो वो तो ज़्यादातर उसको तोड़ेगा ही, ब्रेक ही करेगा, क्योंकि ब्रेकेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसको बहुत ही स्किल्ड पर्सन जो है इससे काम किया करते थे। तो सेटेटाइट इज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन, वाज इजिली वर्कड, राइट। सम ऑफ द, अब ये सेटेटाइट जो होता है ना, उसमें ड्रिल जो है बहुत आसानी से हो जाता है। एक तो हार्ड स्टोन होता है, राइट, उसमें ड्रिल करने में काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, और थोड़ा थोड़ा करके होता है, टाइम टेकन भी होता है ये। लेकिन सेटेटाइट ये ऐसा सॉफ्ट स्टोन होता है जिसमें ड्रिल बहुत जल्दी हो जाया करता है, राइट। और ये स्किल्ड पर्सन ही कर सकते थे, इसको कोई बिना किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो नहीं कर सकता था। सम बीड्स वर मोल्डेड आउट पेस्ट मेड विद द सेटेटाइट पाउडर। अब जैसे आप टेल्कम पाउडर देखते हो ना,
ठीक है, आज के टाइम में जो टेल्कम पाउडर यूज करते हैं वो सेटेटाइट से ही बना होता है, उसी का पाउडर होता है वो, जिसको कि हम यूज करते हैं, राइट। सो दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ द शेप। तो इसलिए इस सॉफ्ट स्टोन से, सेटेटाइट से काफी तरह के शेप्स में जो है वो बीड मेकिंग का काम किया जाता था। स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, स्फेयर हो गया, बहुत तरह के शेप्स होती थी जो इससे इजिली जो है वो शेप्ड हो जाती थी, राइट। तो अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फ्रॉम मेड द हार्डर स्टोन। तो स्टोन जो हार्ड स्टोन होता था तो उसके कंपैरेटिवली इसको ज़्यादा प्रेफर किया करते थे, क्योंकि ये इजीली जो है वो मोल्ड भी हो जाता था और काम भी बहुत जल्दी हो जाता था। किससे? सेटेटाइट से। ये जो टूल देख रहे हैं ना, ये ड्रिलिंग टूल होता है, इसी से ही वो लोग टूल किया करते थे, मतलब इसमें ड्रिल किया करते थे और इसी से ही वो बीड मेकिंग का काम किया करते थे। तो देखो इतने साल पहले इस तरह की टेक्निक्स भी वो लोग यूज़ किया करते थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल। तो अब हम इससे बात करते हैं मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो कहाँ से क्या चीज़ें लाई जाती थी, ठीक है, कहाँ से कौन सी चीज़ें क्या क्या लाई जाती थी, तो वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसे बताया गया है कि द हड़प्पन प्रोक्यूर मटेरियल क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द वेरियस वेज। देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरह के उनको जो है वो मटेरियल चाहिए था, ठीक है। कहीं से रॉ मटेरियल चाहिए था, कहीं से मेटल्स चाहिए थी, कहीं से ड्रिलिंग कराने के लिए कहीं जाना होता था। तो काफ़ी सारे जो है चीज़ों को मिला करके तब जाकर एक क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। सो दे एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट सच एज द नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरिया वेयर द शेल्स वाज अवेलेबल। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए नागेश्वर और बालाकोट की स्पेशलिटी क्या है, राइट। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा शेल कटिंग का काम होता था। सिप्पियाँ जो होती हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका काम जो है वो नागेश्वर और बालाकोट में किया जाता था, ठीक है। तो अब क्या है कि अदर सच साइट विद शोरतुघई, शोरतुघई में सबसे ज़्यादा लापिस लाउजली का काम किया। मतलब लापिस लाउजली क्या होता है? एक ब्लू कलर का स्टोन होता है। तो देखो नागेश्वर बालाकोट में क्या है, नागेश्वर बालाकोट में सबसे ज़्यादा शेल्स का काम किया जाता था। अदर सच साइट वर शोरतुघई इन फार ऑफ द अफगानिस्तान। शोरतुघई कहाँ पर है? 1 मार्क का क्वेश्चन। शोरतुघई कहाँ पर है? अगर मैप में भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको अफगानिस्तान में लोकेट करना है, ठीक है। तो अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लाउजली। ये क्या होता था? एक ब्लू कलर का स्टोन होता था, पार्टली वेरी हाईली वैल्यूड, राइट। तो जो कि बहुत ही उस टाइम में हाईली वैल्यूड था, मतलब लोग इसकी बहुत डिमांड किया करते थे। आज भी तो ऐसे देखते हो ना कि गुजरात साइड में क्या, मतलब हमारे घरों में भी, आसपास में, पड़ोसी में भी आपने देखा होगा कि कोई लोग अपने रिंग में ब्लू कलर का स्टोन जो है जड़वा लेते हैं, कोई ग्रीन कलर का, कोई रेड कलर का, कोई किसी तरह का, वाइट कलर का, राइट। तो ये ब्लू कलर का स्टोन होता था जो उस टाइम भी बहुत डिमांडेड था। अपनी अपनी श्रद्धा के अभी तो क्या करते हैं कि पंडित जी से पूछ लिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो पंडित जी ने बता दिया कि आप ये वाला स्टोन पहनिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लोग इसलिए भी पहनते हैं और कुछ लोग अपने शौक के लिए भी पहनते हैं, अच्छी लगती है उनको। अ ब्लू स्टोन दैट वाज अपार्टली वेरी हाईली वैल्यूड एंड लोथल विच वाज नियर सोर्स ऑफ द कार्लियन। और लोथल से क्या होता था? लोथल से कार्लिनियन क्या होता है? फ्रॉम भरूच इन गुजरात। ये भी बच्चे क्या होता है? एक तरह का स्टोन ही होता है। सेटेटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान। ये सेटेटाइट कहाँ से लाया जाता था? साउथ राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान के सदर्न साइड से एंड नॉर्थ गुजरात से। एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। और मेटल कहाँ से लाया जाता था? राजस्थान से। ये तो हो गई हमारी लोकल बात, ठीक है, लोकल और हमारी बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो इस तरह का जो भी मेटल का काम होता था, कुछ भी होता था, तो वो इन जगहों से ये चीज़ें लेकर आते थे। अब हम बात करते हैं अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्यूरिंग द रॉ मटेरियल मे हैव बीन सेंट टू एक्सपीडिशंस टू एरिया सच एज द खेतरी। सबसे ज़्यादा जो कॉपर का काम किया जाता था या कॉपर जहाँ से लाया जाता था, राजस्थान के खेतरी नामक एक शहर है, वहाँ से लाया जाता था। तो आज भी ये जो खेतरी राजस्थान है, ये दी बेस्ट अपनी कॉपर क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तब भी जाना जाता था और आज भी दी बेस्ट क्वालिटी का कॉपर यहाँ पर मिलता है, राइट। सो साउथ इंडिया से क्या आता था? गोल्ड आता था। ये चीज़ बहुत बहुत आपको ध्यान रखनी है। कहीं नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में जरूर बनाइएगा कहाँ से कौन सी चीज़ें लाई जाती थी, किसके साथ में, कौन से एरिया के साथ में क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड थी, राइट। तो वो जरूर आपको लिखना है। तो साउथ इंडिया से क्या आता था? गोल्ड आता था। दिस एक्सपेडिशंस, राइट,
सो दीज एक्सपीडिशंस एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटी। अब ये तो सारी थी लोकल कम्युनिटीज थे। ओकेजनली फाउंड द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज द सेटेटाइट माइक्रोबीट्स, दीज एरियाज इंडिकेट सच एज द कंटेक्ट। अब कहीं कहीं पे हमें ये भी मिला कि सेटेटाइट जो कि सॉफ्ट स्टोन होता था, तो उसके भी एविडेंसेस जो हैं वो हमें वहां से मिले। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक काम एक ही जगह पर किया जाता था, अलग अलग जगहों पर भी, अलग अलग साइट्स पर भी हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं। देयर एविडेंसेस इन खेतरी, तो उनके जो एविडेंसेस हैं वो खेतरी में मिले हैं, क्योंकि खेतरी में सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉपर जो है वहां से लाया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि खेतरी में सिर्फ कॉपर का ही काम होता था, वहां पर भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था, तो वहां पर भी शेल कटिंग के और बाकी बहुत तरह के काम के एविडेंसेस वहां पर मिले। तो काम होता था, लेकिन कौन सी चीज कहां पर ज्यादा फेमस थी वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल में आगे देखते हैं। तो इसमें आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड दैट सजेस्टेड द कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फॉर ओमान, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड किया, सजेस्ट किया हमें कि कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली, कि कॉपर को ना सिर्फ इंडिया, खेतरी राजस्थान से, वो तो एक लोकल था, इंडिया के अंदर ही था, इंडिया से बाहर की बात हो रही है कि इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि जो कॉपर है, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, राइट, probably bought from Oman on the southeastern tip of the Arabian Peninsula, right। तो इसको वहां से भी लाया जाता था। मेसोपोटामिया टेक्स्ट, मेसोपोटामिया में हमें मिली हुई एक टेक्स्ट से, एक डेटेबल टेक्स्ट से हमें ये पता चला है टू द 3rd मिलेनियम BCE रेफर्स टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन, कि वहां से हमें एक एविडेंस ऐसा मिला है, उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि कॉपर जो था एक रीजन से आता था, एक ऐसे जगह से आता था कॉल्ड, जिसका नाम मगन था। बात क्लियर हो गई। देखो सुनो, तो बताया जाता है कि 3rd मिलेनियम BC रेफर्स टू कॉपर कमिंग था, तो उसमें बताया गया है कि कॉपर एक ऐसी जगह से आता था जहां से जो है एक कॉपर मेटल का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, और वो जगह कौन सी थी? मगन। परहैप्स अ नेम फॉर ओमान। तो ये जो आप मगन नाम देख रहे हो ना, ये पहले का ओमान नाम बताया जाता है, ठीक है। सो देयर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड इंक्लूडिंग द हड़प्पन सील्स। दूसरे में क्या मिला कि कुछ हड़प्पा की सील्स मिली। सील्स किसको कहते हैं? मोहरों को कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हड़प्पा की सील जो है वो हमें मोहनजोदारो में उसमें मिली, क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की मोहरें सील्स जो है हमें यहाँ पर मिली। इससे पता चलता है कि दोनों मेसोपोटामिया और आपके हड़प्पा दोनों सिविलाइजेशंस के ट्रेडिंग रिलेशन थे एक दूसरे के साथ में, तभी तो वो सील्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पाई गई ना। सो उसके अलावा अदर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड इंक्लूडिंग द हड़प्पा सील्स, ठीक है, वेट, डाइज, बीड्स एंड सजेस्टेड कांटेक्ट विद द रीजन नेम्ड दिलमुन। तो उनको ये चीजें देखो, सील्स भी, वेट भी, ठीक है, डाइज भी, बीड्स भी, ये एक अलग और एक जगह से मिलती है जिसको दिलमुन कहा जाता है, राइट। तो दिलमुन क्या था? प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ द बहरेन। तो यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि बताओ दिलमुन क्या था? तो ये जो है बहरेन का एक आइलैंड था, राइट। तो वहां से भी ये चीजें हमें पाई गई थी। मगन एंड मेलुहा पॉसिबली द हड़प्पन साइट। बताया, माना जाता है कि जो मगन है और मेलुहा है ये दोनों ही हड़प्पन रीजन्स थे, मतलब हड़प्पा की ही साइट थी, राइट। तो एविडेंसेस के दौरान इसको ये डिक्लेयर किया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसको कहा जाता है सील्स एंड सीलिंग्स। तो सील्स और सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट। अब ये सील्स और सीलिंग क्या होते हैं? ध्यान से देखना बच्चे, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। सील एक अलग चीज होती है, सील को मोहरे बोलते हैं। सीलिंग्स एक अलग चीज होती है जिसको सील किया जाता है, राइट। अब सील तो ये तो हो गई मोहरे, राइट। सीलिंग कैसे होती है कि मान लीजिए एक बैग होता था, ठीक है, उस बैग में कोई भी प्रेशियस चीज जो यहाँ पर रखी जाती थी, उसके बाद इस बैग का जो माउथ होता था, मुंह होता था, इसको गीली मिट्टी से रैप करके इस पर गीली मिट्टी चिपका दी जाती थी। फिर उस गीली मिट्टी पर जो है वो जो भी सेंडर होता था वो अपने मोहर वहां पर लगाता था, ठीक है, वो स्टैंप वहां पर लगा दिया करता था गीली मिट्टी पर, राइट। उसके बाद उसको सन ड्राइड किया जाता था। सन ड्राइड करने के बाद उसको धूप में सुखाने के बाद जब वो सूख जाता था तो अपने किसी वेल विशर को, अपने किसी विश्वसनीय पात्र को वो दे करके और बोल देता था कि तुम्हें वहां तक उसको पहुंचा कर आना है। तो ये क्या हो गई? सीलिंग हो गई, राइट। और ये क्या हो गई? सील हो गई। तो सील क्या थी? ये मोहरे थी। और सीलिंग क्या हो गई? इस तरह का जो प्रोसेस होता था वो। तो कम्युनिकेशन विद द सीलिंग ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। अब मान लो अब किसी के मन में, जिसको भी वो बैग दिया है, अगर मान लो उसके मन में ये आते कि यार मैं इसमें से कोई चीज निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब वो जैसे उसको खोलेगा, मिट्टी टूटेगी, फिर उसको बैग को ओपन करेगा, फिर उसमें से वो चीज निकालेगा।
ठीक है, निकाल करके और फिर उसने वैसे ही उसको मोल्ड करना चाहा, उसको वैसे बनाना चाहा, लेकिन वो वैसे नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास वैसी ही कोई स्टैंप है। अब आप बोलोगे मैडम स्टैंप बनवा भी तो सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि फटाफट से जाके मार्केट में जा करके और स्टैंप बनवा ली, नहीं। तो ये विश्वास के आधार पर ही उनका क्या होता था, पूरा का पूरा ट्रेडिंग होता था। और अगर उसने ऐसा काम किया तो जब भी वो रिसीवर के पास जाता था वो बैग, तो उसे फौरन पता चल जाता था कि इसके साथ छेड़खानी की गई है, इसमें से जरूर कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ करी है। तो फिर क्या होता था, जो भी उनकी पनिशमेंट वगैरह होती थी या कोई भी उनका जो भी जरिया होता था, उसको वो उसका सोल्यूशन निकालते थे। अगर तो बैग सही सलामत वहां तक पहुंच जाता है, इसका मतलब ये कि उसने भी सेंडर को, जो भी सेंडर होता था, रिसीवर होता था, तो वो रिसीवर सेम वैसा ही पैकेट बना करके उस सेंडर को दिया करता था। इस तरह से उनका कम्युनिकेशन होता था, राइट। अब क्या करते हैं, एन एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब ये एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट क्या होती है, मतलब जिसको कहते हैं गुड़, गुड़ जिसको बोलते हैं, गुड़ नहीं गुड़, जिसको समझा नहीं जा सकता। तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आई किसी के कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो जो है वो पिक्टोग्राफ होती थी, कुछ भी ऐसा लिख देते तो नहीं समझ में आता है कि क्या लिखते थे, इसीलिए इसको एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट कहा गया। अब मैंने ये लिखा, कुछ समझ में आया, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया। सेम ऐसे ही कुछ भी, हालांकि वो समझते थे लेकिन हमारे आज तक वो समझ में नहीं आई है, वो अनडिसाइफर्ड है, इसीलिए इसको एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। हड़प्पा सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब हड़प्पा की सील जो थी वो क्या करते थे, उसमें ना लिखा होता था, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम ऑफ द टाइटल ऑनर। अब जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा कोई भी कॉइन है, इंडिया का कॉइन लगा लो, अब वहाँ पर नीचे कुछ लिखा होता है ना, किसी का भी जो भी होता है, या नोट होती है, करेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो उसके नीचे RBI लिखा होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, उस पर भी मैं धारक को देने का वचन करता हूँ, कुछ ऐसे लिखा होता है ना। तो सेम वैसे ही हड़प्पा की सील्स पर भी सेंडर का नेम और उसकी टाइटल लिखी होती थी, ठीक है। अब उसके बाद स्कॉलर्स हैव बीन सजेस्टेड दैट द मोटिव जनरली एन एनिमल कन्वेड अ मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। अब इस सील के ऊपर मान लीजिए कोई भी एक एनिमल उन्होंने बना दिया जो कोई पढ़ लिख नहीं सकता था, तो इस एनिमल के थ्रू वो पहचान जाता था कि भाई ये सील जो है ये इस पर्पस से है। अब मान लो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, ठीक है, अब उनमें कोई पढ़े लिखे होते थे, कोई नहीं होते थे, उस टाइम इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती थी, लेकिन वो आजकल की करेंसी को कैसे जानते हैं? पढ़े लिखे तो थे नहीं वो, ठीक है ना, है वो, तो कैसे जानते हैं, कैसे वो अपना हिसाब किताब लगाते हैं? तो जैसे 2 रुपीज़ का नोट था तो वो देखकर बता देते थे कि ये 2 है, ठीक है। हालांकि पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वही ना कि एक्सपीरियंस होता गया, बताया उनके घर में किसी ने कि ये जो है वो 2 रुपये का नोट है, ये 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, तो वही चीज़ें उन्होंने अपने दिमाग में बिठा कर रखी थी। अब 100 का नोट आ जाए, 1000 का आ जाए या 2000 का आ जाए, कुछ भी आ जाए, XYZ, ठीक है, अब तो बंद हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो चीज़ समझ में आती थी कि उनको जो चीज़ दिखाई जाती है। तो ऐसे ये जो मोटिव होता था, एक एनिमल होता था, वो जब सील पे यहाँ पर इसको मिंट किया जाता था, छापा जाता था, तो वो जो रीड नहीं कर पाते थे तो वो उस मोटिव से जान जाते थे कि ये सील जो है इस पर्पस से है और इसका मतलब ये निकलता है। तो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, ठीक है। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस मिले, ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी कॉपर प्लेट पर लिखे होते हैं, कुछ भी मैसेज लिखा होता है, उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, राइट। किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखा हुआ कोई भी कंटेंट जो है वो क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट द। अब बहुत ही छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस होते थे, राइट, लेकिन जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला उसमें 26 साइन मिले, मतलब कि इस तरीके से 1 2 3 करके 1 से लेकर 26 साइन मिले, जो कि सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन उस टाइम का माना जाता है। तो ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर्ड टू टिल डेट, ठीक है, आज तक उसको डिसाइफर तो नहीं किया जा सका। फिर इट वाज इवेंचुअली, ठीक है, इट वाज eventually not alphabetical as it just too many signs somewhere between the। अब इनके बीच में कितने साइंस मिले हैं, ठीक है, साइन का मतलब चिन्ह, ठीक है, कितने मिले हैं? वो मिले हैं 375 से 400 के बीच में, सबसे बड़ी जो है वो इनको साइन मिले हैं, राइट, जो एक उसमें इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी। तो द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हड़प्पा के लोग जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, और हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। बस आज जो हम लिखते हैं ना उसको ऑपोजिट बता देना, अगर पूछा जाए 1 मार्क का क्वेश्चन में कि बताओ उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, लिखने की कला कैसी थी, कैसे लिखते थे, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप कर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंशिएंट अथॉरिटी कैसी थी। there are indication of the complex decision being taken the implemented in हड़प्पन सोसाइटी। देखो ऐसा कहीं भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि कोई राजा वहां पर रूल करता हो, कोई अथॉरिटी होगी वही पूरी सोसाइटी को गवर्न करता होगा, वही रूल करता होगा, ऐसा कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिला। हाँ, माना जाता है कि ये जो प्रिस्ट किंग है, ये जो प्रिस्ट किंग की हमें मूर्ति मिली, तो ये हमें मोहनजोदारो से नहीं बल्कि हमें हड़प्पा की अलग अलग साइट से ये मूर्तियां मिली हैं। किसकी? प्रिस्ट किंग की। तो ऐसा माना जाता है कि ये कोई पर्टिकुलर एक किंग नहीं था कि जो एक ही किंग जो है वो पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन को रूल कर रहा था। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हमें प्रिस्ट किंग मिले हैं। इसका मतलब ये कि छोटी छोटी जो सोसाइटीज होती थी वो उनको गवर्न किया करता है, ऐसा माना जाता है। देखो हड़प्पा का कोई हमें रिटन एविडेंस तो मिला नहीं है, तो ये जितनी भी हमें इसके बारे में हिस्ट्री पता चली है, इसके बारे में जो भी कुछ पता चला है वो सिर्फ और सिर्फ इसके आर्टिफैक्ट से, इसके एग्जीबिशंस के दौरान जो भी चीज़ें निकली उससे अज्यूम किया गया, उस पर रिसर्च की गई, तब जाकर इनको पता लगाया गया। अदरवाइज तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट यहाँ से नहीं मिला है। अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड द मोहनजोदारो वाज लेबल्ड एज, मोहनजोदारो में आपको पता है सिटाडेल और लोअर टाउन था। सिटाडेल में काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें मिली, राइट, तो उसमें है लेबल्ड एज द पैलेस ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, बट उसमें एक बहुत बड़ा पैलेस मिला है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, बट नो स्पेक्टुलर फाइंड वर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, लेकिन वहां पर किसी राजा के होने का प्रमाण ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो अ स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एंड द कंटिन्यूज टू बी नोन एज द प्रिस्ट किंग। तो ये जो वहां पर जो हमें पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको प्रिस्ट किंग कहा जाता है, तो ये हमें मोहनजोदारो से मिली। उसके बाद सम आर्कियोलॉजिस्ट आर फाउंड ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसमें कोई रूलर था ही नहीं। वेयर अदर द आर्कियोलॉजिस्ट फील दैट देयर वाज अ नो सिंगल रूलर, कुछ ऐसा मानते हैं कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर्स थे उस पूरी सिविलाइजेशन को रूल करने वाले, राइट, बट सेवरल रूलर्स मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर। कुछ ऐसा मानते हैं कि अलग अलग साइट पर अलग अलग इस तरह के रूलर्स होते थे जो अलग अलग साइट को रूल किया करते थे। तो हड़प्पा एंड अनदर, while some believe that there was a single state, जबकि कुछ ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा एक सिंगल स्टेट था जिस पर कोई इस तरह का कोई पर्सन जो है वहां पर रूल करता है। तो अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन आपको क्या करना है कि कोई भी रूलर वहां पर होने के कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है वो किस धर्म की पूजा किया करते थे, कौन सा धर्म मानते थे, किस देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो सारी चीजें हमें क्या करना है, कितना टाइम है, 3 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह का एक एम्बिशन बैच दिख रहा होगा, ठीक है, जाकर के परचेज करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, जिस पर आपको मिलेगा पूरे 17% का डिस्काउंट, जिसमें आपको PDF नोट्स वगैरह सब मिलेगी। एम्बिशन बैच, महापैक और महापैक विदाउट बुक में है, बुक भी है, राइट। तो इस पर भी आप कूपन कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये हमारा क्लास 12th का बैच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट को कवर करवाया जा रहा है। तो जाकर के आप कोई भी बैच को परचेज कर सकते हैं, लेकिन कूपन कोड लगाना मत भूलना जिस पर कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489, राइट। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी न्यू ऑडियंस है, नए स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।